मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो हम बात कर रहे थे अबाउट लॉज ऑफ मोशन। सो यहाँ पर हमने पढ़ना है दैट इज अबाउट द फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या है, उनके क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं, क्या उनका इक्वेशंस हैं, दैट वी हैव टू स्टडी। और हमें पढ़ना है उसके बाद दैट इज टाइप्स ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया, व्हाट इज इनर्शिया, इसके बारे में हमने बात करनी है, इसके टाइप्स कहते हैं। यहाँ पर दो टॉपिक्स का मैं बात करना चाह रहा हूँ लॉज ऑफ मोशन में। व्हाट आर द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लोअर क्लासेज में भी इसको थोड़ा सा साइंस की बुक्स में पढ़ लेते हैं। अभी थोड़ा इक्वेशंस में इसको कैसे लिखते हैं, एग्जांपल्स में थोड़ा सा बात इसका कर रहे हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड आफ्टर दैट व्हाट इज इनर्शिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन ने जो मोशन के बारे में काफी अपने उसने रोल प्ले किया, इक्वेशंस बताए, कुछ टर्म्स को डिफाइन किया, कुछ उनके लिमिटेशंस थे उनको भी एक्सप्लेन उन्होंने किया। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जस्ट डिफाइंस द इनर्शिया। ये इनर्शिया को डिफाइन करता है, इनर्शिया का एक एग्जैक्ट डेफिनेशन अपने सामने हमारे सामने रखता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बच्चे ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर कहीं पर रखा हुआ है सपोज, तो वहां पर रखा ही रहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, मूविंग कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर ना लगा दिया जाए। तो दैट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। द ऑब्जेक्ट विच इज इन स्टेशनरी, इट इज इन द स्टेट ऑफ अदर दैट इज मोशन, will keep in the different states until and unless an external force is applied on that object. वो तब तक अपना स्टेट को, रेस्ट वाला पोजीशन को या मोशन वाली पोजीशन को चेंज नहीं करेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। सो दैट लॉ सिंपली डिफाइंस द इनर्शिया। इनर्शिया इज द इनएबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट by which itself change its state of motion और state of rest। मतलब कोई ना कोई फोर्स अपने अप्लाई करना पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्प्लेस करने के लिए या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। दैट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आफ्टर दैट वी हैव द व्हाट इज द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जैसे मैंने बताया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जस्ट डिफाइंस द इनर्शिया। तो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इट जस्ट डिफाइंस द जीरो क्वांटिटी दैट इज फोर्स। ये फोर्स को डिफाइन करता है। तो स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द चेंज इन द मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेल्टा p by delta t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। ये इसका जो है नियम है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि जो टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम है that is directly proportional to the force applied on the object। मान लिया सपोज करूं मैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है and it is moving with velocity v on the state। ये कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रहा है जिसका मास m और वेलोसिटी v है। so linear momentum of that object becomes p equals to mv and the direction of momentum will be in the direction of velocity of the vector, that is the velocity of the object of mass m। ये दोनों वेक्टर का जो है अपने आप में डायरेक्शंस की बात यहाँ पर हो जाती है। सो सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर मैं टाइम लिमिट्स को भी अप्लाई कर दूं टेंड्स टू 0, सो टाइम रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू सम कांस्टेंट फैक्टर इनटू f। और जो कांस्टेंट फैक्टर यहाँ पर है इन द SI systems of fluids as well as in the CGS systems of fluids, we prefer that value equals to unity 1। so time rate change of linear momentum equals to the external force applied on the object, that becomes the Newton's second law of motion। इसको थोड़ा सा और इंप्लीमेंट करके अगर इक्वेशन का यूज यहाँ पर मैं कर लूँ p equals to mv, तो इक्वेशन क्या बन जाता है अगेन, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया d by dt of mv that is momentum। p is the momentum of the object। so d by dt of p यानी कि d by dt of mv equals to the external force applied। so m is the constant out of differentiation, constant into d by dt of velocity equals to external force applied। so time rate change of velocity just equals to acceleration। so the equation becomes as f equals to m into a। so this one is the equation and this one is the law। Newton's second law of motion
becomes the equation F equals to m into A. However, for the uniform motion where acceleration is 0, the force applied on the object, net force, total force applied on the object becomes equals to 0. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा और मोशन हो रहा है. इसका मतलब सिंपली ये समझ लें कि जो फोर्स हमने लगाया वो फोर्स कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, अपोजिंग फोर्सेज हैं, उन सब फोर्सेज को मिला करके जो नेट फोर्स बना, टोटल फोर्स, वो टोटल फोर्स 0 बन गया. अप्लाई कर रहे थे बट इट इज कैंसिलेबल बाय द सम अदर फोर्सेज प्रेजेंट. तो उन सब फोर्सेज की प्रेजेंट होने की वजह से वो कैंसिल आउट हो गया, जिसकी वजह से नेट फोर्स 0 हो गया. देयर मे बी द मोशन. हो सकता है कि नेट फोर्स 0 और मोशन होगा. As in the case of acceleration 0, as in the case of uniform motion, velocity constant. तो velocity constant हो जाएगा तो acceleration 0 बन जाएगा. So F will be equals to m into A. Motion theory object में हम उसको study करते हैं. So that becomes the Newton's second law of motion. So again we are on the, that is Newton's third law of motion. What is Newton's third law of motion? मतलब हम पढ़ते हैं भाई there will be equal and opposite reaction for every action. जो भी हम कोई फोर्स लगा रहे होते हैं उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हमें फोर्स मिलता है ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. जैसे कि मान लिया मैंने सपोज टू दो मैंने बॉल्स ले लिए और एक बॉल को मैंने बी को ए से स्ट्राइक किया, कोलिजन कराया, तो कोलिजन कराऊंगा तो बी वाला जो बॉल है दैट विल एक्सर्ट फोर्स ऑन द बॉल ए. इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, मैंने मान लिया दैट फोर्स इज ए बी. द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल ए ड्यू टू बॉल बी, दैट फोर्स शुड बी इक्वल्स टू, अब ये बॉल मैंने यहाँ स्ट्राइक किया था तो इसने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया इतने के बराबर, तो इसका मतलब ये बॉल भी यहाँ पर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, बराबर का फोर्स अप्लाई करेगा बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. दैट इज व्हाई देयर इज नेगेटिव साइन फॉर द अपोजिंग डायरेक्शंस. तो एफ बी ए, ये बी पर फोर्स अप्लाई करेगा ऑब्जेक्ट ए. इसी तरह से जब कोलिजन्स होते हैं तो जो एक्शन रिएक्शंस हैं वो मैग्नीट्यूड्स में एक दूसरे के बराबर होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शंस वहां पर उसको हम पढ़ते हैं. दैट इज बिकम्स द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सो these are the Newton's laws of motion. So inertia क्या होता है? What is inertia? Inertia इससे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ा, पिछली क्लास में डेफिनेशन हमने पढ़ा. Inertia is the inability of the object by itself change the state of rest or change of the state of motion. कि वो अपना जो है इन चीजों को नहीं चेंज कर सकता, रेस्ट और मोशन की जो कंडीशंस हैं, पोजीशंस हैं, until and unless external forces applied on the object. तो inertia की वजह से ये सारी चीज होती है. तो inertia के टाइप्स क्या क्या हैं? जस्ट वी आर स्टडिंग हियर. तो इनर्शिया के डिफरेंट टाइप्स हैं. फर्स्ट टाइप की बात मैं करना चाहूँ यहाँ पर, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. सो व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट? सीधी सीधी बात है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो रेस्ट पोजीशन में है, बिल्कुल रेस्ट में है और सडनली कोई फोर्स उन पर अप्लाई कर दे, तब कोई चेंज वहां पर मिल जाए उसकी पोजीशन में, ऑब्जेक्ट के स्टेट में, वो होगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने नोट किया स्टैंडिंग इन ए बस, हम बस में खड़े हुए हैं सपोज, और ड्राइवर बस के अंदर जो है एंट्री करके सडनली उसको स्टार्ट कर देता है एंड वी आर जस्ट स्टैंडिंग फ्री इन द बस. और जैसे ही ड्राइवर उसको चलाता है बस को, सडनली वी फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. हम पीछे की डायरेक्शन में गिरने की हमारी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है अगर हम फ्री खड़े हैं. तो दैट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि हम रेस्ट में खड़े थे और बस ने, ट्रेन ने एकदम से चलना शुरू कर दिया. दैट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. सिमिलरली हॉर्स स्टार्ट सडनली, अगर घुड़सवार है, घोड़े पर बैठा है और सडनली वो शुरू कर दे चलना, देन द राइडर विल फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. बिल्कुल पीछे की तरफ गिरने का उसका पॉसिबिलिटी रहता है ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. सो अगेन डस्ट पार्टिकल्स, जैसे अपने घर में भी हम इसको कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स ऑन दरी, कोई चादर वगैरह है, चारपाई है इवन, उस पर हमने जो है स्टिक से उसको पीटते हैं, मतलब स्टिक से उसको बार बार हिट करते हैं और ऐसा करके हम उस पर इंपल्सिव फोर्स लगा रहे होते हैं. जस्ट वी आर गिविंग द इंपल्सिव फोर्स. बहुत कम समय के लिए जो फोर्स एक्सर्ट होता है वो फोर्स हम उस पर अप्लाई कर रहे होते हैं. उससे होगा क्या कि जो चादर पर, दरी पर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, दीज विल रन आउट सडनली, एकदम से वो वहां से अपनी पोजीशन से हट जाते हैं. दैट इज आल्सो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. अगेन अगर मैं बात करूं, सपोज बहुत छोटी क्लासेज में ये एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट बुक्स में साइंस की में लिखा रहता है कि एक जो है कार्डबोर्ड लें और ग्लास पर रखते हैं उसको, और कार्डबोर्ड पर क्वाइन रख लें. क्वाइन, एक सिक्का मैंने रख दिया
और कार्डबोर्ड को जस्ट मैं अगर स्टिक कर दूं जेंटली, मतलब इंपल्सिव फोर्स फटाफट उस पर लगा दूं बहुत कम समय के लिए, तो जैसे ही इंपल्सिव फोर्स में एग्जर्ट करूंगा विद आवर फिंगर, तो कॉइन विल फॉल इन द ग्लास, मतलब कार्डबोर्ड के साथ कॉइन नहीं जाएगा. दैट इज आल्सो ड्यू टू द inertia of rest. So these are the examples of the inertia of rest. Again we are on the topic that is what is the second type of inertia, that is inertia of motion. What is inertia of motion? अब रेस्ट वाली पोजीशन से उल्टी बात करनी है हमें. रेस्ट की जो पोजीशंस थी उनमें अब अगर पोजीशंस की बात करें, इनर्शिया ऑफ मोशन, जैसे कि मैं बात करूं बस जब सडनली स्टॉप होता है एकदम से, तो जो फ्री ऐसे पैसेंजर जो फ्री खड़े हैं इनसाइड द बस, दे विल फॉलो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शंस, आगे की डायरेक्शंस में सडनली गिर जाते हैं. दैट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन. जैसे हॉर्स राइडर की हमने उसमें बात की, तो अगर इसमें मैं बात करूं इनर्शिया ऑफ मोशन में, हॉर्स अगर हॉर्स काफी रफ्तार से दौड़ रहा है और सडनली वो रुक जाता है, तो जैसे ही रुकेगा जो हॉर्स राइडर होगा ही और सी विल फॉल सडनली ऑन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. जैसे एथलीट्स की बात करें, सपोज एथलीट है कोई और उसने लॉन्ग जंप करना है. एथलीट क्या करेगा, बहुत थोड़ा सा लॉन्ग जंप करने से पहले रन करता है, 150 मीटर वो दौड़ेगा और दौड़ करके फिर उसने जंप करना होता है. तो ऐसा करने से होता क्या है कि जो वेलोसिटी उसने एक्वायर किया अप टू द लाइन, जहां से उसने जंप को जो है करना है, स्टार्ट करना है, वहां तक का वेलोसिटी उसके जंप वाला जो एक्टिविटी है उसमें उसकी वेलोसिटी ऐड हो जाती है और वह ऐसा करके और भी ज्यादा लॉन्ग जंप क्रिएट कर सकता है. एथलीट इस तरह का काम करता है. इट इज आल्सो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन. फ्रॉम द फर्स्ट मूविंग बस ट्रेन, अगर हम उसमें से विंडो से बाहर अगर उसमें से जो है उतरने की कोशिश करें, फ्रॉम द फर्स्ट मूविंग बस और ट्रेन, तो जैसे ही हम अपना अगर विंडो से बाहर निकल भी जाएं तो हम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन काफी दूरी तक बस के साथ साथ ट्रेन के साथ साथ लोड अप करके मोशन करेंगे. दैट इज आल्सो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन. So these are the examples for the inertia of motion. ऐसे ही that is the third type of inertia. So what is this? This one is the inertia of direction. So what is the inertia of direction? जैसे मैंने बात की inertia of rest, inertia of motion, ठीक उसी तरह inertia of direction. मान लिया डायरेक्शन की मैं बात करूँ, सपोज किसी रोड पर हम चल रहे हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हुए, बस में, ट्रक में, ट्रेन में बैठे हुए, और जैसे ही कोई टर्न आ गया और स्पीड काफी जो है बस का ट्रेन का स्पीड काफी है जिसमें बैठे हुए, we just feel in the outward direction. हमें इस टर्न को इधर लेना था, टुवर्ड सेंटर घूमना था, बस में बैठे गाड़ी में बैठे हैं, तो जैसे ही हम सेंटर की तरफ गाड़ी ट्रेन या बस मुड़ेगा टुवर्ड्स लेफ्ट अगर, तो हम राइट डायरेक्शन में अपने आप को गिरने के एक्टिविटी में फील करते हैं. या फिर मैं दूसरा एग्जांपल की बात करूं, सपोज ये तो सभी व्हीकल्स में, बाइक वाला भी ऐसे मुड़ते हैं तो हम अपने आप में दूसरी तरफ फील करते हैं. ऐसे सब व्हीकल्स में हम मुड़ रहे हैं लेफ्ट में काफी स्पीड से, फील करेंगे इन द राइट डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन. ऐसे ही कोई अगर मान लिया सपोज करें कोई स्टोन है जो मैंने रस्सी से बांध लिया और उसको लग जाए घुमाने, तो जब अगर किसी इंस्टेंट पर स्टोन ब्रेक हो जाएगा, मतलब रस्सी ब्रेक हो जाएगी वहां से, तो जब स्टोन से जो रस्सी बना हुआ है, इफ इट इज ब्रेक आउट, अगर यहां से टूट गया है ऐसे घुमाते घुमाते, तो जो स्टोन होगा दैट विल फॉल इन द टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ द सर्कुलर मोशन. टेंजेंट डायरेक्शन में स्टोन बाहर की तरफ चला जाता है. दैट इज आल्सो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन.